बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा, आज हम चैप्टर नंबर 14 में लेक्चर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे और आज का हमारा टॉपिक होगा मैग्नेटिक फ्लक्स। इससे पहले चैप्टर नंबर 12 के अंदर बेटा आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ चुके हैं। आज हम क्या पढ़ने चाह रहे हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स। उसी हवाले से थोड़ा सा इनिशियल उसको डिस्कस करते हैं कि फ़्लक्स है क्या चीज़। तो फ्लक्स एक ऐसा वर्ड्स है जो बुनियादी तौर पे फ़्लो के ज़ुमरे में इस्तेमाल होता है। तो जब कोई चीज़ किसी ख़ास एरिया से फ़्लो करती है, किसी ख़ास एरिया से पास करती है, तो हम उसे फ्लक्स कहते हैं। मसलन अगर हवा किसी विंडो से गुज़र रही है तो ये हवा का फ्लक्स होगा। अगर किसी पाइप में से पानी बाहर आ रहा है तो ये पानी का फ्लक्स होगा। अगर के लोग या इंसान बहुत सारे किसी दरवाजे से बाहर हैं तो ये मैन फ्लक्स या इंसानों का फ्लक्स कहलाएगा। तो बुनियादी तौर पे किसी चीज़ का मखसूस एरिया से फ़्लो करना, इसको फ्लक्स कहते हैं। अगर फ़्लो करने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हों तो उसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। सिमिलरली अगर मैग्नेटिक लाइंस पास कर रही हो किसी खास एरिया से तो उसे कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फ्लक्स। इसका मतलब एक मखसूस या सर्टेन एरिया से जब मैग्नेटिक लाइन पास करती हैं तो उन लाइंस के पास करने के इस अमल को हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। अब उन लाइंस के बारे में और इन चीज़ों के बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स की इनिशियल डेफिनेशंस पे आते हैं कि बुनियादी तौर पे जो हमारी सिंपल डेफिनेशन है वो क्या है। द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस पासिंग थ्रू ए सर्टेन एरिया एलिमेंट्स ऑफ सर्टेन एलिमेंट ऑफ एरिया इस कॉल्ड क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स ये है कि जब बहुत सारी मैग्नेटिक लाइंस किसी ख़ास एरिया के एलिमेंट में से या ग्रुप में से या पैच में से गुज़रती हैं तो उन लाइनों के गुज़रने के अमल को मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। जितनी नंबर ऑफ़ लाइन ज़्यादा पास होगी उतना फ्लक्स ज़्यादा होगा, जितनी नंबर ऑफ़ लाइन कम पास होगी उतना फ्लक्स क्या होगा? कम होगा। अगर आप नंबर ऑफ लाइन्स मैक्सिमम पास हो सकती हैं तो वो मैक्सिमम फ्लक्स होगा, अगर नहीं पास होंगी तो वो ज़ीरो फ्लक्स हो जाएगा। इसी तरीके से हम जब इसको स्टडी करते हैं तो चैप्टर नंबर 12 की तरह हम इसको कुछ और तरीके से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो क्या हम स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट भी एक्सप्रेस कर सकते हैं? यस। तो वहाँ पे आपको याद होगा कि हमने पढ़ा होगा इस टॉपिक को कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई एन एरिया वेक्टर या वेक्टर एरिया इस कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आज हम उसी को थोड़ा सा चेंज करते हुए कहते हैं कि द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जिसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं एंड वेक्टर एरिया जिसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैथमेटिकली हम इसे क्या लिखेंगे? फाई एम मीन फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, एंड बी डॉट ए, बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड्स एंड ए फॉर क्या होगा? वेक्टर्स एरिया। जब डॉट प्रोडक्ट को बाजू का हम स्मॉल एरिया से लिखें तो डेल्टा ए लिख सकते हैं। ऐसा उस वक्त होता है जब फ्लैट सरफेस होती है तो मुकम्मल एरिया ए कहलाता है, हम उस वक्त ये फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। लेकिन अगर फ्लैट सरफेस नहीं है तो सरफेस कर्व नुमा है तो वहाँ फिर छोटा पैच इस्तेमाल किया जाता है, फिर उस जगह इस फार्मूले को ए की जगह डेल्टा ए लिखा होता है। तो दोनों सेम है। जब इसका डॉट हम रिप्लेस करते हैं तो मैग्नीट्यूड ये रिजल्ट आता है बी डेल्टा ए कॉस थीटा या बी ए कॉस थीटा, दोनों लिखे जा सकते हैं। इट इज़ ए कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। सो मैग्नेटिक फ्लक्स की दूसरी डेफिनेशन के बाद अब हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें एक टर्म इस्तेमाल हो रही है वेक्टर एरिया। ये क्या चीज़ है? यकीनन आपने चैप्टर 12 के अंदर भी पढ़ी है, आज फिर एक दफ़ा उसको रिवाइज करने जा रहे हैं। वेक्टर एरिया किसी भी सरफेस के उस एरिया को कहा जाता है जिसकी मैग्नीट्यूड उस मुतलका सरफेस के बराबर ही होती है मगर उसकी डायरेक्शन उस सरफेस के ऊपर नॉर्मल होती है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल के ज़रिए आपको समझाना चाहूँगा कि मेरे पास ही एक बुक है। इस बुक को अगर हम स्टडी करते हैं तो देखते हैं कि इसकी एक लेंथ होती है, एक इसकी क्या होगी? विड्थ होगी। ठीक है, तो लंबाई और चौड़ाई को अगर ज़रब दिया जाए तो बेटा इस किताब का ये क्या निकल आता है? एरिया निकल आता है। मगर इस किताब को ऐसे रखें तो तब भी एरिया, ऐसे रखें तो तब भी एरिया, ऐसे रखें तो तब भी एरिया। एरिया के हद तक तो ये दोनों तीनों चीज़ें सेम है, यानी ऐसे रखें तब आम एरिया स्केलर क्वांटिटी है, कोई फ़र्क नहीं है, ऐसे रखें कोई फ़र्क नहीं, ऐसे रखें कोई फ़र्क नहीं, जितना इसका एरिया उतना ही रहेगा। फ़र्ज़ करें इसकी लेंथ 10 है, इसकी विड्थ जो है वो 5 है, तो 10 × 5 50 एरिया आ जाएगा। मगर वेक्टर एरिया क्या होगा? तो जब हम किताब को ऐसे रखते हैं तो उसका जो एरिया होता है वो 50 ही रहता है, मगर इसकी डायरेक्शन इसकी सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। सरफेस ये होती है, इस वक्त सरफेस मैंने क्या रखी हुई है?
along हॉरिजेंटल, तो इसकी एरिया की डायरेक्शन नॉर्मल किधर बनेगी, टुवर्ड्स वाई एक्सिस। इट मीन उस एरिया को हम एरिया वेक्टर कहते हैं जिसकी मैग्नीट्यूड तो आम सरफेस एरिया के बराबर होती है, बट इस डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस, मगर उसकी डायरेक्शन सरफेस के ऊपर क्या होती है, नॉर्मल होती है। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बाज़ के ऊपर एन से। इसी तरीके से whose magnitude is equal to area of the surface and its direction is along the normal to the surface of the element के नॉर्मल के ऊपर होगा। अब मैं कह रहा था कि ऐसे रखूँगा तो बेटा मैग्नीट्यूड 50 है मगर डायरेक्शन ये है, अगर ऐसा कर दूंगा मैग्नीट्यूड 50 मगर डायरेक्शन ये है, तो क्या दोनों वेक्टर ये बराबर हैं, नहीं है। अगर ऐसे कर दूंगा तो इसकी डायरेक्शन कैसे हो जाएगी ऐसे, क्या ये अब दोनों बराबर हैं, नहीं। वजह क्या हुई कि मैग्नीट्यूड तो सेम है मगर डायरेक्शन कैसे शो की जा रही है, नॉर्मल, तो हर पोजीशन का नॉर्मल मुख्तलिफ होगा। इसका इधर होगा, इसका आपकी तरफ है, तो इसका किधर है, ऊपर छत की तरफ है। इसका मतलब यह है कि एरिया की डायरेक्शन चेंज होती है तो ज़ाहिर है एरिया की वेक्टर की वैल्यूज भी क्या होगी, चेंज होगी। अब हम इसमें देखना ये चाहते हैं कि अगर इसको किसी नुक्ते नज़र से देखा जाए कि फिर ये कॉस थीटा क्या होता है, तो हम कहेंगे इट इज़ द एंगल्स थीटा बिटवीन द बी एंड ए, बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड एरिया। अब ज़रा सामने देखें, ये एक रेड कलर की लाइन नज़र आ रही है जो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। ये दरमियान में मैंने टेढ़ा सा एक पीस रखा ऐसे करके ना, यूँ, यानी ये बिल्कुल ऐसे नहीं रखा हुआ बल्कि यूँ ऐसे टेढ़ा ऐसे पीस है। इस पीस का ऐसे रखें तो एरिया ऊपर या क्या बनता है, नीचे। अगर ऊपर बनाएं तो फिर इस मैग्नेटिक लाइंस के साथ इसका जो एंगल होता है वो एक थीटा क्रिएट होता है। क्या ये थीटा 0 डिग्री है, नहीं। क्या ये थीटा 90 डिग्री है, एट सम एंगल विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 90। सो इसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा जो कि हम किसके दरमियान लेंगे, बी और ए के दरमियान, हम उसे क्या कहेंगे, फ्लक्स कहेंगे। इट मीन नाउ मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन द मैग्नेटिक लाइंस वेक्टर एरिया ए एंड देयर ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मीन थीटा एंगल, किस एरिया किस तरीके से ओरिएंट किया गया है उसके ऊपर भी क्या करता है, ये डिपेंड करता है। अब हम इसके देखना चाहते हैं कुछ स्पेशल केसेस। वो स्पेशल केसेस क्या हैं, यानी मुख्तलिफ एंगल के ऊपर इसकी कीमतें क्या होती हैं मुख्तलिफ। सामने एक डायग्राम्स आपको नज़र आ रही है, इस डायग्राम को और से देखिएगा। इसमें ये जो लाइन्स हैं वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन के ऊपर जा रही हैं, इधर जा रही हैं हॉरिजॉन्टल के ऊपर, और इसके ऊपर जो एरिया खड़ा किया गया है वो ऐसे है। थोड़ा सा मैं किताब की मदद लेते हुए आपको समझाऊँगा तो ज़रा ईजी हो जाएगा। ये मैंने किताब ऐसे आगे खड़ी कर दी है। इस वक्त अगर बेटा मैं किताब यूँ खड़ी करूँगा तो किताब के इस एरिया की डायरेक्शन, यानी इसकी डायरेक्शन इधर हो सकती है, इधर से अपने तो डायरेक्शन क्या होगी, इधर होगी। तो मैंने इन मैग्नेटिक लाइंस के सामने किताब को परपेंडिकुलर खड़ा किया है। इसका मतलब एरिया को क्या खड़ा किया, परपेंडिकुलर। तो बेटा मैक्सिमम लाइन इसमें से पास होंगी। इट मीन फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम। अब एंगल के लिहाज से देखें, मैग्नेटिक लाइन हॉरिजॉन्टल जा रही हैं, इसके सतह, चूँकि ये हमने ऐसे इसको वर्टिकल खड़ा किया हुआ है तो इसका एरिया किधर बनेगा, हॉरिजॉन्टल। तो फिर एरिया के और बी के दरमियान एंगल कितनी डिग्री का हमें नज़र आता है, 0 डिग्री का। और जब एंगल 0 डिग्री का होगा इस ए के और बी के दरमियान, तो फिर फ्लक्स की कीमत कौन सी होगी, मैक्सिमम। पहला स्पेशल केस देखिएगा, इफ़ एरिया इज़ हेल्ड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। ठीक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने दोनों अलग मेंशन की। एरिया ऐसे रखते हैं बेटा तो सरफेस परपेंडिकुलर है मगर एरिया उसके क्या है, पैरेलल है। एरिया उसके क्या है, पैरेलल। तो जब यूँ हम किताब रखेंगे तो एरिया भी इधर जा रहा है, फील्ड भी इधर जा रही है। थीटा कितनी डिग्री का होगा, 0 का। तो बी और ए आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। मगर कोई हमसे पूछे कि सरफेस क्या है, ज़रा अब ये पॉइंट ज़रा क्लियर करना है, चूँकि इसको मैंने डिफिनेशन में दोबारा भी मेंशन किया। नीचे ज़रा गौर से पढ़िएगा, इफ़ द सरफेस ऑफ द एरिया इज़ परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। मैंने यहाँ मेंशन कर दिया कि अगर सरफेस परपेंडिकुलर हो तो उस वक्त एरिया क्या होगा, पैरेलल होगा। इन दोनों सूरतों में फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम। तो पहले ज़रा हम एरिया और सरफेस की क्लियरेंस कर लें, जो अक्सर स्टूडेंट से गलती होती है, तो मैंने तब दोनों को मेंशन किया। ज़रा देखिएगा बेटा, मैं अगर किताब को ऐसे रखूँ तो किताब मेरी हॉरिजॉन्टल पड़ी है, इसका मतलब सरफेस हॉरिजॉन्टल है। सरफेस कैसी है, हॉरिजॉन्टल। इसका जो एरिया है वो कैसे है, वर्टिकल है। अब समझ में आ गया। तो एरिया और सरफेस आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। अगर सरफेस हॉरिजॉन्टल है तो एरिया क्या होगा, वर्टिकल होगा। अब अगर ये नॉर्थ है और ये साउथ है तो यूँ मैग्नेटिक लाइन पास होंगी। तो ज़रा बेटा मैग्नेटिक लाइन जब यूँ पास होगी और एरिया की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी तो एंगल कितनी डिग्री क्रिएट होगा, 90 डिग्री का। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में एंगल कितने का होगा, 90 का। क्या कोई लाइन इसमें से गुजर सकती है, नहीं। या तो लाइन ऊपर से गुजरेगी या नीचे से गुजरेगी, इसके अंदर से यूँ नहीं पास हो सकती। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा इसका, 0। अब ज़रा इस किताब को यूँ कर देते हैं,
इस वक्त किताब कैसे खड़ी की गई है? वर्टिकल। किताब का मतलब है सरफेस कैसे है? वर्टिकल। अगर सरफेस वर्टिकल है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो लाइनें मैक्सिमम पास होंगी नहीं होंगी? इसका मतलब सरफेस इस फील्ड के साथ परपेंडिकुलर है, मगर जो सरफेस का एरिया है वो क्या है? पैरेलल है, क्योंकि एरिया की या डायरेक्शन इधर होगी या डायरेक्शन क्या होगी? इधर होगी। अगर हम एरिया की डायरेक्शन इस सिमत में मानते हैं और फील्ड की लाइन भी उसी सिमत में जाती हैं, तो एरिया और फील्ड आपस में क्या होंगे? पैरेलल, मगर सरफेस क्या होगी? परपेंडिकुलर। तो याद रखना है सरफेस में किसको कह रहा हूँ? किताब को। और किताब की सतह का जो एरिया है वो ऐसे है, इसका मतलब एरिया हॉरिजॉन्टल है, फील्ड लाइन भी हॉरिजॉन्टल है, मगर सरफेस कैसी है? परपेंडिकुलर है। इस वजह से मैंने यहाँ मेंशन किया कि एरिया जब पैरेलल होगा तो सरफेस उस वक्त आपके क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब इसी पॉइंट्स को इस से दूसरे में देखेंगे, बल्कि सॉरी इसको मैथमेटिकली क्लियर करते हैं। बी डॉट ए, बी ए कॉस जीरो की कीमत 1 होती है, जो कि मैक्सिमम है। फ्लक्स की कौन सी कीमत हासिल होगी? मैक्सिमम। ये हमारा केस नंबर 1 क्या हो जाएगा? क्लियर। बेटा केस नंबर 2 पे है मिनिमम फ्लक्स, जिसका जिक्र मैं भी कर रहा था। सर इस लाइन को पढ़ेंगे। इफ़ एरिया इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब फील्ड कैसी है जरा समझें। ये फील्ड है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। एरिया कैसे होना चाहिए? ऊपर की तरफ होना चाहिए, तब परपेंडिकुलर होगा। किताब ऐसे रख देंगे। जब किताब ऐसे रखेंगे, एरिया किधर जाएगा? छत की तरफ जा रहा है। और फील्ड कैसे जा रही है? हॉरिजॉन्टल जा रही है। एंगल कितनी की क्रिएट होता है? 90 का। फ्लक्स क्या होगा? मिनिमम। अब सरफेस के बारे में ये लाइन पढ़ेंगे नीचे। इफ़ द सरफेस ऑफ एरिया इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। सरफेस कैसी है? पैरेलल है। जरा किताब कैसे पड़ी हुई है? हॉरिजॉन्टल। और फील्ड लाइन भी कैसे जा रही है? हॉरिजॉन्टल। तो फील्ड लाइन और किताब का आपस में पैरेलल होना इस चीज़ की निशानदेही करता है कि सरफेस और फील्ड आपस में क्या है? पैरेलल हैं। तो अब जरा उल्ट समझिएगा, जब सरफेस पैरेलल होती है तो एरिया परपेंडिकुलर होता है, और जब सरफेस परपेंडिकुलर होती है तो एरिया क्या होता है? पैरेलल। इस अमल को बास बॉक्स में वो कभी सरफेस कह देते हैं, कभी एरिया, तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। तब मैंने दोनों को क्लियर कर दिया। बेटा बी डॉट ए cos 90 की कीमत 0 होती है, फ्लक्स की कीमत क्या हो जाएगी? 0। इसको हम लोग क्या कहते हैं? जीरो फ्लक्स, या क्या कहते हैं? मिनिमम फ्लक्स। अब बेटा फ्लक्स थ्रू एक कर्व सरफेस पे आते हैं। अगर फर्ज करें हमारे पास एक सतह फ्लैट है, जैसे मैंने किताब का बार बार जिक्र किया, ये किताब फ्लैट सरफेस है। अगर ये ऐसे है तो ये तो फ्लैट फॉर्म के अंदर है, ठीक है। इसका एरिया बिल्कुल स्ट्रेट है, मगर चूँकि ये किताब चूँकि बेंड नहीं हो सकती, मैं थोड़ा सा एक और आपको ये बुक दिखाता हूँ। अब ये देखें, अगर किताब में ऐसे रखूँ तो ये तो फ्लैट है, मगर अगर बेटा मैं इसको ऐसे कर दूँ, बेंड कर दूँ, अब मुझे बताएं इसकी सरफेस ऐसे बन गई है, क्या ये फ्लैट सरफेस है? नहीं, ये कर्व सरफेस है। अब इसका एरिया तो निकाल सकते हैं, तो एरिया तो निकल सकता है, मगर एरिया वेक्टर नहीं निकल सकता, क्योंकि इधर की डायरेक्शन इधर बनेगी, इसकी डायरेक्शन इधर बनेगी, इसकी डायरेक्शन इधर बनेगी। फिर क्या करेंगे? हम इस पूरी सरफेस को छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करना होगा, और हर टुकड़े का अलग फ्लक्स निकालना पड़ेगा, क्योंकि इस टुकड़े का डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है। इस वजह से जब ऐसी सिचुएशन पैदा हो तो फिर हम कर्व सरफेस को क्या करते हैं? व्हेन द कर्व सरफेस place in the non-uniform magnetic field, then the surface is divided into large number of small segments or element. हम छोटे छोटे एलिमेंट में लेंगे, तो एक एलिमेंट अगर A1 है, दूसरा A2, तीसरा A3, A4, AN, तो पहले का फ्लक्स ये, दूसरे का ये, तीसरे का ये, चौथे का ये, सो ऑन। इनको अगर ऐड करते हैं तो टोटल फ्लक्स में समेशन आता है B डॉट AI फ्लक्स, टोटल फ्लक्स विल बी इक्वल टू 1 टू क्या होगा? N। इट इज़ ए सरफेस फ्लक्स फॉर द कर्व सरफेस, जो कि स्मॉल सेगमेंट की फॉर्म के अंदर होगी। याद रखना ये फ्लैट सरफेस नहीं है, वो पिछले आर्टिकल में हम जो पढ़ रहे हैं वो कौन सी सरफेस है? फ्लैट। इसके बाद आते हैं इसके यूनिट की तरफ। बेटा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पे फार्मूला देखिएगा, फाई इज इक्वल टू बी ए। बी मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी यूनिट होती है टेस्ला, एरिया मीटर स्क्वायर। एक यूनिट हम लिख सकते हैं टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, ओके। दूसरा देखिएगा, टेस्ला होता है न्यूटन मीटर इनवर्स एम्पेयर इनवर्स, पीछे पढ़ चुके हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो एक मीटर इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा न्यूटन मीटर एम्पेयर इनवर्स। न्यूटन मीटर एम्पेयर इनवर्स का नया नाम क्या होता है? वेबर। तो फ्लक्स की यूनिट का नाम एसआई सिस्टम में वेबर भी पढ़ा जाता है। आगे चलते हैं। सीजीएस सिस्टम में फ्लक्स की यूनिट को मैक्सवेल कहते हैं। क्या कहते हैं? मैक्सवेल। जैसे वेबर पढ़ा जाता है एसआई सिस्टम के अंदर, तो इसी तरीके से सीजीएस सिस्टम में इसे क्या पढ़ते हैं? मैक्सवेल। तो एक वेबर और मैक्सवेल में क्या रिलेशन होती है? तो 1 वेबर इज इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल, इतने के बराबर इसमें पाया जाता है। एक और इसी फार्मूले के मुताबिक देखिएगा, फाई इज इक्वल टू बी ए। बी फॉर क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है गाज। ये सीजीएस सिस्टम मैंने पीछे पढ़ा है। और ए एरिया है, इसकी यूनिट होगी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो गाज इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर ये फ्लक्स की यूनिट है, मगर किस सिस्टम में? सीजीएस सिस्टम में। तो ये एसआई सिस्टम की थी यूनिट, और ये किसकी आपके पास है? सीजीएस की। इसके बाद है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक इंडक्शन। ये लास्ट में छोटा सा पॉइंट है। तो जब हम फ्लक्स को
स्टडी करते हैं किसी यूनिट एरिया से तो उसे फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं। तो डेफिनेशन बनेगी मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो फ्लक्स डेंसिटी का फार्मूला होगा फाई एम बटा क्या ए। फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो फ्लक्स डेंसिटी की एक यूनिट होगी वेबर पर मीटर स्क्वायर। दूसरी यूनिट देखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर मीटर स्क्वायर, क्या ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं? यस, इसकी यूनिट टेस्ला भी हो सकती है। तो वेबर पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर है? टेस्ला। इट इज़ अ यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? डेंसिटी। ओके, अब इसमें जैसे हम एंगल की लॉ से पढ़ रहे तो कुछ चीज़ें मैंने पहले भी जिक्र की हैं, उनका फिर एक दफ़ा थोड़ा और जिक्र कर देते हैं। ये बेटा अगर हमारे पास एक एरिया है और कोई दरवाज़ा है, इधर से लोग इसके अंदर दाखिल हो रहे हैं, तो ये इनवर्ड फ्लक्स होता है। हमेशा दरवाजे की डायरेक्शन आउटवर्ड होती है और जो बंदे दाखिल वो इनवर्ड हैं, तो इसका मतलब बंदे मैग्नेटिक लाइन्स हैं और वो जो सामने एरिया है वो उसका वेक्टर एरिया है। अगर वेक्टर एरिया आउटवर्ड है और मैग्नेटिक लाइन इनवर्ड जा रही हैं तो फिर इसको पढ़ते हैं इनवर्ड फ्लक्स, जो कि नेगेटिव होता है, जो कि क्या होता है? नेगेटिव। अगर ऐसे दरवाज़ा लगा हो इस साइड के ऊपर, इधर से दाखिल होते हैं और दरवाज़ा का खुद है और उधर ही बाहर लोग निकल रहे हैं, इसका मतलब एरिया भी आउटवर्ड है और आपकी मैग्नेटिक लाइन भी क्या जा रही है? आउटवर्ड। इसे कहते हैं आउटवर्ड फ्लक्स। थीटा होता है 0 डिग्री का और इस फ्लक्स को हम लोग कौन सा फ्लक्स मानते हैं? कि पॉजिटिव फ्लक्स है। तो आउटवर्ड क्या होगा? पॉजिटिव। तो इनवर्ड क्या होगा? नेगेटिव। तो जब हम आउटवर्ड इनवर्ड को जमा करते हैं तो नेट फ्लक्स बाज़ जगह के ऊपर कितना आ जाता है? 0। इसके अलावा ये ज़रूरी नहीं कि हम कहें कि थीटा 0 डिग्री पर फ्लक्स मैक्सिमम है, तो पूछ सकता है जी पॉजिटिव फ्लक्स कहाँ पे होगा? तो ये कंसेप्ट ज़हन में रखेंगे कि जब थीटा की कीमत लेस देन 90 होती है, थीटा कितना होता है? थीटा की कीमत लेस देन 90 होती है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है। तो फिर ऐसी सूरत हाल में फ्लक्स की कीमत हमेशा क्या रहती है? पॉजिटिव रहती है। अगर कहीं थीटा की कीमत ग्रेटर देन 90 आ जाए तो फ्लक्स की कीमत वहाँ पे क्या होगी? नेगेटिव, चूँकि कौन सा क्वाड्रेंट स्टार्ट हो जाता है? सेकंड। अगर थीटा 90 डिग्री का होता है तो फ्लक्स क्या होता है? 0। ये कुछ इसकी पॉइंट्स थे जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू हिसाब से लोग डिस्कस किया जा सकते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर मैग्नेटिक फ्लक्स, लेक्चर नंबर 3। कल इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर 4 में। अल्लाह हाफिज़।